हेलो गाइस, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग एक प्रैक्टिस बैच कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले सेशन नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देखिए। आपको काफी अच्छे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m will the system of equation 17x plus my plus 102 equals to 0 and 23x plus 299y plus 138 equals to 0 have infinite number of solution। ठीक है, देखिए जब भी हम लोग इन्फिनाइट नंबर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपके पास दो लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें जो इस तरह के पैटर्न में क्वेश्चन आता है आपके पास तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, सेकेंड वन सॉल्यूशन, ठीक है, एंड थर्ड नो सॉल्यूशन। अब तीनों केस में क्या है आप पहले ये समझिए। देखिए जब इनफिनाइट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हुआ आपका, तो जो दूसरा लाइन होगा वो इसी के ऊपर सुपर इम्पोज करेगा। ठीक है, सुपर इम्पोज करेगा मीन्स उसी लाइन के ऊपर रहेगा, तभी तो जाके वो इन्फिनाइट टाइम उसको इंटरसेक्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि आपके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जितने बार इंटरसेक्शन होता है उतने बार सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप उस पर सुपर इम्पोज करेंगे तभी जाके वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको देगा, क्योंकि उसके पास नंबर इन्फिनाइट इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, सेकंड केस जब वन सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है कि आपका एक लाइन जो होता है वो दूसरे लाइन को एक बार कट करता है, जहां पे आपका वन सॉल्यूशन मिलता है। और नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि दो लाइन जो है आपका वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इन्फिनाइट सॉल्यूशन का केस में आपको क्या कंडीशन फॉलो करना होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये आपका इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर आपको वन सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे आप a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। थर्ड, जब आपका पैरेलल होता है तो इस केस में क्या होता है आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको इस टाइप पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बता दिया है। तो अब मूव करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। हमें यहाँ पे चाहिए इन्फिनाइट सॉल्यूशन, तो इस केस में क्या होगा आपको 17 अपॉन 23 इक्वल्स टू m अपॉन 299 इक्वल्स टू 102 अपॉन 138। यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे से सॉल्व कर 23 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये वन टाइम में, फिर यहाँ पे से 23 3 जा 69। ठीक है, तो m का वैल्यू जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा 17 इंटू 13 आएगा, जो कि इक्वल होता है 13 इंटू 17 करेंगे तो 13 7 जा 91 एंड 13 प्लस 9 221 के इक्वल। तो m होगा आपका 221 के इक्वल, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखिए आप इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया, तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए in triangle PQR, PQ equals to QR and O is the interior point of triangle PQR such that angle OPR equals to angle ORP, consider the following statement। ठीक है, तो triangle PUR is isosceles triangle, second है O is the centroid of triangle PQR and triangle PQO is the congruent of triangle RQO। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है ये PQR। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि PQ जो है वो इक्वल है QR के। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और उसके दो साइड इक्वल होते हैं तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। मीन्स ये एंगल, ये मान लीजिए थीटा होगा तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। सेकेंड देखिए यहाँ पे O एक पॉइंट है इसके इंटीरियर में, तो हमने एक पॉइंट O ले लिया है एंड एंगल OPR
एंगल ओ पी आर, मीन्स इसे आपको ज्वाइन करना है एंड इससे आपको इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो एंगल ओ पी आर जो होता है ये इक्वल है, ये थीटा मान लीजिए, हमने इसे थीटा मान लिया है, तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अगर आपका दो साइड इक्वल होगा तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, मीन्स अगर एंगल इक्वल हो रहा है तो उसका अपोजिट साइड जो होता है वो भी इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे देख इन ट्राइंगल पी ओ आर, ट्राइंगल पी ओ आर में, ठीक है, तो अगर आप देखें तो थीटा दो एंगल इक्वल दिख रहा है, तो अभी आप कह सकते हैं ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, एंड पी क्यू आर भी आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, क्योंकि आपका पी क्यू बराबर क्यू आर है। ये क्लियर हो गया। पार्ट बाय पार्ट आप क्वेश्चन को ब्रेक करते चले जाएंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्लियर है यहां तक। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो एक पॉइंट से आपने पी लिया है और एक से आपने आर लिया है, और यहाँ पे दो एंगल इक्वल है और ये साइड भी इक्वल है, हमने अभी देखा आइसोसेलेस ट्राइंगल से, ये और ये साइड इक्वल है आपका। ठीक है, तो ये कब इक्वल होगा, जब मान लीजिए एक आपने एक ट्राइंगल लिया और ये इस ट्राइंगल का तीनों पॉइंट जो है वो सर्कल से पास हो रहा होगा, तब जाके। ठीक है, कि आप यहां से अगर एक पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ये रेडियस होगा इसका और ये दोनों इक्वल होगा, इस केस में ये इक्वल होगा, तो यहां से आप कहेंगे ओ जो होगा वो क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। ये क्लियर हो गया कि ओ जो है वो क्या है, सरकम सेंटर है। यहां तक क्लियर है। देखिए, ओ यहाँ पे गिवन है कि ओ एक सेंट्रॉइड है, बट यहाँ पे सेंट्रॉइड की बात नहीं की गई है। ठीक है, एक मैं और आपको बात बता देता हूं कि जब भी आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि आपको ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सारे लाई करते हैं एक स्ट्रेट लाइन पे। मीन्स ये कॉन्साइड नहीं करते हैं कि आपको एक ही पॉइंट पे नहीं मिलते हैं, बट ये एक लाइन पे, ये आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आप ये कंफर्म होकर नहीं कह सकते कि ओ जो होगा वो सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, तो ये क्लियर, ओ जो है यहाँ पे क्या सेंट्रॉइड नहीं है, ये है आपका क्या, सरकम सेंटर है। तो यहां से हमारा पहला पॉइंट जो है वो ये करेक्ट है, क्योंकि पी ओ आर जो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया। ठीक है, थर्ड देखिए, ट्राइंगल पी क्यू ओ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल आर क्यू ओ के। अब पी क्यू ओ आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, एक यहाँ पे पी क्यू आर जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो यहाँ पे आप कहेंगे एंगल पी जो है वो इक्वल है एंगल आर के, एंगल पी आपका इक्वल है एंगल आर के। ठीक है, तो अगर मैं इसे अल्फा मान लूं तो इसे भी आपको अल्फा मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा और अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। सेकंड देखिए, पीओ जो है वो आपको एग्जाम में इसी तरह से सोचना है, पीओ जो है वो इक्वल होगा ओ आर के। ठीक है, पीओ जो है वो इक्वल होगा ओ आर के, क्योंकि दोनों आपका रेडियस कहलाएगा। ठीक है, एंड क्यूओ जो है वो दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ पे इसे लिख दे रहा हूं। देखिए, ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल क्यू ओ आर। ठीक है, पीओ जो है वो इक्वल है आपका ओ आर के, ओ क्यू जो है दोनों में कॉमन है, एंड ट्राइंगल एंगल पी क्यू पी ओ इक्वल है एंगल क्यू आर ओ। ठीक है, आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, बस आपको विजुलाइज करना है, मैंने आपको समझाने के लिए, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट लिख दिए। तो यहां से आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पी ओ पी क्यू ओ जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल आर क्यू ओ के। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन जो स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सॉरी, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट थ्री करेक्ट है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन टू।
एग्जाम में देखिए अगर आपने पहले दो ऑप्शन के बारे में जानकारी ले ली है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को, तो आप देखिए वैसे ही इसको ये कर सकते थे। पहला ऑप्शन गलत हो जाए क्योंकि 2 ऑप्शन करेक्ट दिखा रहा है, थर्ड ऑप्शन भी गलत होगा एंड फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो क्योंकि 1 भी आप हमारा सही है। तो यहां से आप डायरेक्टली करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। A man buys a machine for rupees 5,000. After 1 year, he sell it for 6,000. After 2 year again, he buys the same machine at 8,000, sell it for 10,000. Find his of profit percentage for the both transaction. देखिए यहाँ पे बहुत को कंफ्यूजन हो सकता है कि खरीदा जा रहा है फिर बेचा जा रहा है। आप सिंपली एक तरीके से सोचिए कि आपने क्या किया, पहले बार में 5,000 रुपीज लगा के खरीदा किसी चीज को, ये बाय किया एंड उसे सेल कितने पे कर दिया, 6,000 पे। ठीक है, उसी तरीके से अगले साल फिर से आपने क्या किया, 8,000 पे आपने बाय किया, पैसा आपने 8,000 लगाया और उसे सेल कितने पे किया, 10,000 पे। तो अगर मैं इसे कॉस्ट प्राइस मान रहा हूं, इसे सेलिंग प्राइस मान रहा हूं, तो आप टोटल इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आपका टोटल आपने अभी तक कितना पैसा लगाया, 13,000, आपको मिल कितना आ रहा है, 16,000। ठीक है, तो कितने का आप प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, 3,000 रुपीज का प्रॉफिट है यहाँ पे आपके पास। ये क्या है, आपका प्रॉफिट है। ये क्लियर है। तो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 3,000 अपॉन 13,000 इंटू 100। ये क्लियर है। यहां से ये कैंसिल करेंगे, 300 अपॉन 13 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 13 टू जा 26, फिर 4 बचेगा, 13 3 जा 33.08%। ये आपका आंसर होगा। ये क्लियर है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, और ऐसे ही सेशन को कंटिन्यू करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए कि हम आपके लिए और भी ज्यादा सेशन ला सके। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।